तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 7 जो है एनसीईआरटी का क्लास 9 का मोशन, उसके बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है तो मेरे स्टूडेंट्स अभी है नहीं, तो उनका जो ट्यूशन का कंटेंट है मैं इधर ही डाल दिया करूँगा। तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, छुट्टी का छुट्टी भी हो जाएगा। तो आज के इस आधे घंटे के जो वीडियो है उसमें हम लोग को देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है नहीं पागल हूँ, लिखा ही जा रहा हूँ, तुम लोग बैठ करके हाँ हाँ प्रवचन की तरह खाली सुने जा रहे हो। तुम लोग को भी कॉपी निकाल करके बैठना है, ठीक है, और पेन निकाल करके इसको लिखना है कॉपी में, जो जो यहाँ पे मैं बताऊँगा, जो जो लिखूँगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर नहीं याद रहेगा तो आप लिख लीजिए, बेस्ट आपके लिए वही रहेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ हम लोग को बस पढ़ने हैं। एक तो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर आता है वेलोसिटी v वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ग्राफ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ग्राफ का काम क्या होता है। देखो, आपके पास में अगर कोई बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, और नंबर्स में लिखा है, वो आपको डेटा नंबर्स में लिखा है, सही भी है, लेकिन अगर आपको कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं दिया जाएगा तो वो आपके लिए इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ घट रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में जब क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें रन रेट वगैरह कुछ पाई चार्ट बना करके दिखा देंगे, या फिर बार ग्राफ बना करके दिखा देंगे, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा क्लास 8 में। और हम यहाँ पर जैसे कि बहुत जगह देखते भी हैं कि रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डेटा का हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसी तरीके का एक ग्राफ है, बस इसका जो टाइप है वो अलग है। ये हिस्टोग्राम नहीं है, ये पाई चार्ट नहीं है, ये बार ग्राफ भी नहीं है, ये हमारे पास में एक लाइन चार्ट, ठीक है, खाने वाला चार्ट नहीं, लाइन चार्ट, ठीक है। तो हमारे पास में ये दो ग्राफ है। तो शुरू करेंगे हम डिस्टेंस d वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ में, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही है कि नहीं उसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे में था कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में वो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कब हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करेगा कि क्या टाइम ले रहा है और क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसका, ठीक है। जैसे कि हम अगर पिछले क्लास का रिकैप करने का कोशिश करें तो हमारे पास में एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा एक्सेलरेशन अराइज नहीं होगा। ऐसा कभी देखा है कि बाइक पे बैठे हो, बाइक अपने आप तेज़ी में चलने लगी बिना एक्सेलरेटर मारे, दिमागी घूम जाएगा, है कि नहीं, जब तक कोई ढलान नहीं हो या फिर कोई चढ़ाई नहीं हो। लेकिन जब हम एक्सेलरेटर मारते हैं तो जो स्पीडअप होने का प्रोसेस है, गति पकड़ने का जो प्रोसेस है बाइक का, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो अगर उसका साइन नेगेटिव आता है वैल्यू में, जो आपका मान लो कि एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये माइनस में अगर आता -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाता कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में लग रही है। मतलब अगर आप इस तरफ जा रहे हो, आपकी गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन आप इस तरफ लगा रहे हो। तो इस केस में जहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है एक्सेलरेशन की, रिटार्डेशन होता है, गाड़ी जो है वो रुक जाती है। लेकिन यहीं पर अगर हमारा वैल्यू पॉजिटिव रहे एक्सेलरेशन का, तो हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लग रही है और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमने कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी पिछले क्लास में, जो कि मैंने क्विक रिकैप कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे पास में कब कहोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास में उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब है तब कहेंगे जब वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट, रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, तो इंग्लिश के हिसाब से खुद ही बना करके लिख लोगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग अभी सर्कुलर मोशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो चैप्टर के लास्ट में आएगा। स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी increases
मैं इंक्रीजेस को ऐसे एरो बना के ऊपर की तरफ कर देता हूँ तो मतलब इंक्रीज, और डिक्रीजेस इसको एरो बना के ES लिख देता हूँ तो डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है उसका जो वेलोसिटी है जो चेंज होता है, तो वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज करता है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 पे वेलोसिटी था और वेलोसिटी का चेंज जो है v फाइनल माइनस इनिशियल, वो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल 10 है, फिर अचानक 30 हो गया, फिर 35 हुआ, फिर अचानक 50 हो गया, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर आप हर एक यूनिट सेकंड में देखोगे, हर एक यूनिट टाइम में देखोगे, सॉरी, तो हर एक यूनिट टाइम में आपका वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल में बदलना चाहिए। ठीक है, हमारे पास में यही कहता है पहला वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल हमारे पास में है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे, तो इसका उल्टा केस हो जाएगा। बस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ लाइन रह गया, इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय unequal amounts in equal interval of time, then it is said that the body is in on non-uniform acceleration। ठीक है, तो हमारे पास में ये भी हमको समझ में आ गया। तो हम अब ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर ले, तो हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 103 का ही, तो पेज बदलते रहते हैं NCERT वालों का। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है। ब्लैक वाला मार्कर जो है इसका इंक ख़त्म हो गया है, मास्टर ऐसा जाली में कि इंक भी नहीं पिलाता है इस गर्मी के मौसम में। खैर, कहाँ गया भाई कपड़ा? हाँ, तो ये आप हो करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा आंसर। ठीक है, बेटर ये है कि आप इसको नोट कर लो, आपके मेमोरी में ज़्यादा रहेगा, आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सुनते समय उतना कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या लिखोगे इस हाथ से। सर, हाथ तो बहुत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे खाना खाने के लिए, खेलने के लिए। हाँ, तो उसी तरीके से उसका काम पढ़ाई के लिए भी किया जा सकता है, तो उसका पढ़ाई के लिए भी प्रयोग करें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, कुछ गिवन है हमारे पास में, देखते हैं। तो बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, पहले उसका स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, और v फाइनल है हमारे पास में, मतलब v जो है हमारे पास में वो है, सॉरी 8 किलोमीटर में क्यों लिख रहा हूँ, 80 हो गया ना, 60 किलोमीटर पर आवर उसने डिक्रीज कर दिया। अब अगर मैं पूछ दूं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव आएगा या एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो तुम कमेंट में करके बता सकते हो मुझे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इस केस में कहाँ आएगा, जहाँ पर इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि टाइम भी हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स, टाइम हमारे पास में सेकंड में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम का यूनिट आवर में दिया हुआ है, तो बेटर होगा कि हम यूनिट अपना चेंज कर लें यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में कर लेंगे 80,000, और आवर में सेकंड्स हो जाएगा इतना 3600, ये 2 गया, ये 18, 400, 9, 200/9। डेसिमल में अगर ले आएंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। 200/9 to 18 to 0 to 18 2.02, तो ये हमारे पास में आता है 22.2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने किलोमीटर से कन्वर्ट कर लिया मीटर में,
और आवर को भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, ठीक है। दूसरे के साथ भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि हम लोग नीचे वाले को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे थोड़ा करने में टाइम लगता है ऐसा ऐसा कैलकुलेशन जिसमें नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तुम तो भाई वो कहते फ्लैश की तरह हो, तुरंत कर लोगे। 60,000 बटे 3600 और ये दोनों गया, ये भी गया 300, 300 150, ये 9, 150 रुपया देगा। नहीं देगा, मांग नहीं रहा हूँ पैसा भाई, बोल रहा हूँ वैसे ही। 150 9 आ गया तुम्हारे पास में, 1 9, 15 में 9 तो 6 0, हाँ 15 6 0 तो 6 654 6.0 16.6 ही आ रहा है ना इसका, या 16.6 ही आ रहा है। 16.6 मीटर पर सेकंड इसका आ रहा है वैल्यू दूसरे वाले का। अब जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो हम एक्सेलरेशन में हमारे पास में जो फॉर्मूला है a इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, हम उसमें डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को पुट कर दें और आंसर निकाल लें। या फिर आप अगर ज़्यादा चालाक हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ठीक है। नाम तो ऐसे कुछ नहीं है उनका, बस बोल दिया। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड को आप रख लो क्योंकि सारे यूनिट बराबर हो चुके हैं। तो a बराबर हमारे पास में 22.2 फाइनल, सॉरी वो तो इनिशियल है ना, फाइनल वेलोसिटी है 16.6, इनिशियल वेलोसिटी है 22.2 बाई 5। और जब हम 22.2 इसको माइनस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 16.6 12 6 6 11 1165 and this will be 0 5.6, that will be minus 5.6 by 5। डेसिमल हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 8 25 28 बटे 25 1, ये 25 बार में गया तो ये 8 5 3, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 1 25, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 बार में 1.12 हमारे पास में इसका आ जाएगा आंसर, माइनस 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफ़ी कचड़ा हो गया, देखने में भी गंदा लग रहा है। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आता है माइनस 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डेसिमल की जो वैल्यू है इसमें ऊपर नीचे हल्का सा हो सकता है कैलकुलेशन में, ठीक है, लेकिन हमारे पास में ये आंसर आ चुका है। एक्सेलरेशन जो है इस बस का रुकने में वो है 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है आप गौर करोगे तो मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये उसके उल्टे डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्शन बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही जो हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम जानते हैं कि दोनों में ही हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी में हमारे लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेक्टर तो है ही क्या, उसमें डायरेक्शन का काम ही है, और स्केलर में डायरेक्शन का काम नहीं है। तो हमारे पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है इसका एक्सेलरेशन। फटाफट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। यूँ नहीं दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म लिखा है मतलब वो रेलगाड़ी जो है छुक 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 करते हुए शुरू हुई, एक प्लेटफॉर्म से छुक 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 तो नहीं करती, अब तो इलेक्ट्रिक वाली आ गई। खैर देखा है तुम लोगों ने वो पहले के टाइम पे आता था, वो स्टीम इंजन आता था भाई, मैंने भी देखा नहीं है, मैंने तो खैर वो देखा है कोयला वाला भी नहीं, कोयला तो वही हो गया, स्टीम इंजन ही हो गया। डीजल वाला इंजन देखा है, डीजल वाला इंजन और स्टीम इंजन का साउंड ऑलमोस्ट सेम होता था। लेकिन चलो इस केस में हमारे पास जो ट्रेन है ये शुरू हो चुकी है अपने स्टेशन से, तो छूट नहीं जाए ट्रेन, तो हम जल्दी से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट करती है, तो मतलब कि यू हमारे पास में 0
किलोमीटर पर आवर यूनिट में ही दे रखा होगा, 0 है तो किलोमीटर पर आवर भी कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि 0 0 ही होने वाला है किसी भी यूनिट में। v हमारे पास में इन्होंने दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर का हम लोग फटाफट चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास में टाइम जो है ना, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जो था u और v को, उसको मैंने बदला मीटर पर सेकंड में। आप एक काम करो, आपका किलोमीटर पर आवर में ये है, आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी भी आपका किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम अगर आपका सिर्फ सेकंड में दिया है, तो आप चालाक आदमी हो तो आप क्या करो कि टाइम को ही चेंज कर लो आवर में, ठीक है। आपको इधर 2 की जगह बदलना पड़ रहा था, इधर तो आपको 2 बदलना पड़ रहा था, लेकिन आपको टाइम एक ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैसा कर सकते हैं। आंसर फिर भी हमारा जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन लास्ट में जाकर के हो सकता है कि आंसर जो है वो हमें मीटर पर सेकंड में दिखाना पड़े या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिखाना पड़े। तो हम उसके सहूलियत के लिए कि फिर लास्ट में जाकर के चेंज नहीं करना पड़े, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 40,000 बटे 3600 ये हो गया, ये गेलो 200, ये 18, ये 9, ये 100, 100 बटे 9, 19101, ठीक है ना, 9, 1.01, 11.1 आया है। वेलोसिटी जो है हमारे पास में 11.1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो u0 v इज इक्वल टू 11.1, और टाइम हमारे पास में कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा होगा, यस 10 मिनट्स है। और 10 मिनट्स को हम सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स में 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स आ गया। और हम अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में 11.1 माइनस इनिशियल 0 है, और टाइम हमारे पास में है 600। तो आप देख सकते हो कि 0 रहेगा तो ये 11.1 ही रहेगा, तो हम डेसिमल को नीचे ले आते हैं, तो 111 बटे 6000। तो आप इसको डेसिमल में सॉल्व कर लो, मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं ही करूँ। जो भी यहाँ पे मैं सवाल करा रहा हूँ, कोशिश करना है कि आपको वीडियो रोकना है और पहले खुद से ट्राई करना है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ सवाल देख लोगे उससे तुमको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं समझाने के लिए हूँ, बताने के लिए हूँ, काम तुमको खुद ही करना पड़ेगा। खुद को सुधारना अगर है, अगर आपको कुछ वीकनेस है, तो आप यहाँ से खुद प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट ज़रूर करेगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, तो सोचा कि थोड़ा ज्ञान पेल दूँ। नो डबल मीनिंग नहीं, एकदम नहीं। 6000 यहाँ पे 11 एक और लगाना पड़ेगा, तब ये हमारे पास में एक बार में जाएगा, तो 600,001, और ये 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5100 आ रहा है। एक और 0 लगा देता हूँ, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 8 बार में, 0.018 आंसर आ रहा होगा, 0.018 इसका आंसर है, यस। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास में 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास में इसका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन थी वो हमारी स्पीड अप हो रही थी, उसका वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। मतलब कि स्टेशन से जब ट्रेन शुरू की होगी तो चलेगी यार, गति तेज करेगी अपनी, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी उसका बढ़ेगा तो मतलब कि एक्सेलरेशन वहाँ पे आ चुका है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आता है 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। छोटे चुन्नू मुन्नू से कुछ सवाल थे। अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ से रिलेटेड है, तो हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो जाती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह बिना मैथ के चल जाएं, मुश्किल ही है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाने की पहले कोशिश करता हूँ, ग्राफ वाले चीज़ों पे डूबने से पहले, क्योंकि वो आपको जानना ज़रूरी है। ग्राफिकल अप्रोच जो है क्वेश्चन बनाने का, उसमें आपका 2 वेरिएबल होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में फिजिक्स में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हो सकता है, 2 वेरिएबल का ही इस्तेमाल होता है। तो सपोज करो कि आपके पास में एक इक्वेशन है, ठीक है, मतलब इक्वेशन मतलब कि जो एक वैल्यू प्रोड्यूस करे या फिर कुछ सम वैल्यू प्रोड्यूस करे। तो हमारे पास में मान के चलो कि एक इक्वेशन है 3x + y = 0। आपको यहाँ पर मालूम है कि अगर आप x का कुछ वैल्यू रखते हो, सपोज करो 1, तो y का वैल्यू आपको कुछ मिलेगा। x का वैल्यू अगर आप रखते हो 0 तो आपको y का कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। आप यहाँ पर एक टेबल बना सकते हो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए, ठीक है। वो टेबल कुछ ऐसे होगा और यही टेबल जो मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊंगा, यही टेबल आगे जा करके आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा। फिर आपके लिए बहुत कुछ मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊँ, x लिख रहा हूँ यहाँ पर और y, यहाँ पे होने क्या वाला है कि हम x में कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि y का क्या वैल्यू आ रहा है। ऐसा 2-3 बार कर लेंगे तो हमारे पास में कुछ आ जाएगा। जैसे कि 3x + y है। अब ये 3x + y जो इक्वेशन है एक लाइन का ग्राफ बनाएगा और वो ग्राफ कैसा होगा, आइए चलिए देखते हैं। x का वैल्यू मान के चलो मैंने रखा 0, ठीक है, x का वैल्यू मैंने रखा 0, तो 3 × 0 0 और y = 0, तब y भी 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया। मान लो कि मैंने x का वैल्यू रखा 1, तो x का वैल्यू 1 रखा तो ये हो गया हमारे पास में 3 और ये हो गया 3 + y, y = हमारे पास हो गया -3, y आता है -3, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम x का वैल्यू रखते हैं 2, x का वैल्यू 2 रखते हैं हमारे पास में, तो ये 6 हो गया, y = -6 हो गया। x का वैल्यू हम यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो ये y = -9 हो गया। वैसे x का वैल्यू 4 अगर रखते हैं तो y = -12 हो गया। देख सकते हो कि ये जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज़ कर रहा है नेगेटिव साइड में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्राफ पे प्लॉट कैसे करोगे, जैसे कि ग्राफ में पहले बता देता हूँ कि प्लॉट करते कैसे हैं। अगर आपको तजुर्बा नहीं है ग्राफ का तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमारे पास में इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इस तरफ में जो जाता है हॉरिजॉन्टल में, हमारी जो धरती माता है उनकी हॉरिजॉन्टल में सपाट में जो लाइन रहती है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और धरती माता के एकदम खड़े में जो लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं। यहाँ ये दोनों एक्सिस जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में 2 एक्सिस है तो ये 0,0 पे एक दूसरे को कट कर देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ओरिजिन जो है उसको 0,0 भी हम लोग लिखते हैं, नाम के लिए हमने ओ लिखा है, ठीक है। तो अब एक्स एक्सिस में अगर हम चलेंगे तो हम अपना क्या कहते हैं ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमको काम नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब कि यहाँ पर भी देख लो, इस तरफ में ए तरफ में राइट साइड में ग्राफ के एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब कि एक्स का जो भी वैल्यू है वो प्लस में जाएगा और वाई का जो भी वैल्यू है अपर साइड में, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है उसमें भी प्लस जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो। आपके पास में अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो इस नीचे वाले में आएगा, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको अभी जानना नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में शायद मेरे हिसाब से होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप आगे जा करके इसको देखोगे। तो अगर आप ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में आते हो जो कि 4th क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है 4th क्वाड्रेंट, इधर से आपको घूमते हुए आना है एंटी क्लॉकवाइज। तो नीचे जब जाते हो तो आपके पास में वैल्यूज आ जाते हैं y की सारी के सारी माइनस, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 करते करते नीचे तक। x का वैल्यू आपके पास है पॉजिटिव ही रहता है क्योंकि x इस तरफ में आपका राइट साइड पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप y को पॉजिटिव रखो लेकिन पीछे जाने लगो लेफ्ट साइड में x एक्सिस के, तो आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव ही रहेगा।
y will be पॉजिटिव एंड x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं, हमारे पास क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, क्वाड का मतलब होता है 4। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो हमारे पास में आप देख सकते हो कि आप x में भी पीछे आ चुके हो नेगेटिव में, 0 के तो पीछे आओगे, तो इंटीजर्स के हिसाब से 0 के पीछे तो नेगेटिव नंबर से आ रहे हैं, और यहाँ पे y एक्सिस के भी नीचे आओगे तो 0 के आप भी नीचे आ रहे हो, मतलब पीछे जा रहे हो, तो यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर से ही आएंगे, तो इधर भी नेगेटिव नंबर, इधर भी नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास में x की भी नेगेटिव वैल्यू होगी सारी की सारी, और y की भी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू होगी। अब आप ग्राफ जान चुके हो तो आप इसमें कभी भी नंबर डाल करके स्केल के हिसाब से प्लॉट कर सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले प्लॉट करके इसका बिहेवियर देखते हैं। रफ ग्राफ है। मेरे को पहले बचपन में बहुत दिक्कत होता था, बचपन में भी नहीं, मतलब जब 10 क्लास के पास भी हुआ ना, तो उसके बाद में भी ग्राफ देखने में बहुत दिक्कत होता है कि समझ ही में नहीं आता था कि ये है क्या चीज़। भाई साहब समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखना सीख जाओगे, प्लॉट करना सीख जाओगे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सबसे फन पार्ट है जहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो खैर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस में 12 जा रही है, प्लस में 4 जा रही है। एक्स में बना लेते हैं 4, तो इसको हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y में हमारे पास में जाना है बहुत नीचे तक, -3 -6 -9 -12, तो यहाँ पे भी मैं 12 तक 1 2 3 से गिन सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा 1 से नहीं, 1 यहाँ पर होगा, मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ, फिर मेरा 3 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, मैं 4 यहाँ से शुरू करूँगा। एक यहाँ पे जो ब्लॉक है, एक जो ब्लॉक आएगा उसका डिस्टेंस होगा 2 यूनिट, और y एक्सिस में जब मैं माइनस में नीचे जाऊँगा तो मैं इसके हिसाब से -2 -4 -6 -8 -10 -12। अब मेरे लिए स्केल करना आसान हो क्योंकि -12 नीचे जा रहा था बोर्ड के, तो क्या नीचे थोड़ी लिखूँगा उधर। तो अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो x का वैल्यू है 0, तो y का भी वैल्यू है 0, तो ये यहाँ से आएगा। ठीक है, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है -3, तो x का वैल्यू जो है 1 और y का वैल्यू -3, -3 यहाँ कहीं आएगा, है कि -3 जो है y इज इक्वल टू -3 यहाँ पर आएगा, और x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पैरेलल लाइन खींचना शुरू किया y एक्सिस में, हाँ y एक्सिस के पैरेलल शुरू किया और x एक्सिस के पैरेलल खींचना शुरू किया, तो हमें यहाँ पे दोनों कटा, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1, -3। फिर हमारे पास में आता है 2, -7, 2, -6। ध्यान से देखते रहना भाई यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर है और -6 हमारे पास में यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, तो ये कहीं यहाँ होगा। फिर हमारे पास में आता है 3 यहाँ पे है x एक्सिस में, x का वैल्यू 3 है, y एक्सिस में -9, तो 3 -9, -8 और -10 के बीच में कहीं -9 होगा, तो 3 यहाँ पे हमारे पास में आ गया, यहाँ कहीं -9। फिर 4 यहाँ पर है x एक्सिस में, और y एक्सिस में -12 है यहाँ नीचे, तो ये यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है। तो 2 हमारे पास में यहाँ आ गया, 3 हमारे पास में यहाँ आ गया, 1 -3, 2 -6, 3 -9, 4 -12। अब जब इस डॉट्स को मिलाएंगे, ये यहाँ से हमने मिला दिया स्ट्रेट लाइन, फिर इस डॉट को हमने यहाँ से यहाँ मिलाया, फिर यहाँ से यहाँ मिलाया, फिर यहाँ से यहाँ मिलाया, ये ग्राफ जो है वो नीचे जाते जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ जो है नीचे जाता जा रहा है। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि इस इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है।
ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इक्वल इंटरवल में, यहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं, मतलब वेग सा, मतलब फालतू सा एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन यूनिफॉर्म है। मतलब कि इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स में इक्वल इंटरवल चेंज हो रहा है वाई में। जैसे कि एक बढ़ा तो यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर एक बढ़ा तो यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर एक बढ़ा तो यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर एक बढ़ा तो यहाँ पे 3 बढ़ा, एकदम यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म हो गया। अब इसके बेसिस पर हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे फिजिक्स के हिसाब से, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो आपको मैथ के पर्सपेक्टिव से पता चल गया कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वैल्यू पुट करके। और अगर आपको वैल्यू टेबल बना करके दे भी देगा तो आप वैल्यू पुट करके बता सकते हो। जैसे कि दो एक एक्टिविटी है इसमें। तो कमिंग टू टॉपिक 7.4, जबकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यही लिख देता हूँ, मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हमने ग्राफ पहले भी देखे हैं, बार ग्राफ देखे हैं, हिस्टोग्राम देखा है हमने, जो कि क्रिकेट मैच में भी लोग दिखाते हैं, या फिर इलेक्शन हो गया तो उसमें भी लोग दिखाते रहते हैं। वो नेताजी खड़े हैं उतने बार ग्राफ के ऊपर में, वो नेताजी इतने बार ग्राफ के नीचे खड़े हैं, ऐसे ऐसे भी देखे हैं हमने। तो हमारे पास में यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास में ग्राफ है वो हेल्प करता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका पावर 1 हो, उसके वेरिएबल का पावर 1 हो इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मैंने एग्जांपल जो पहले दिखा दिया था अभी इसके पहले, वही है कि एक्स और वाई कुछ रहेगा, और यहाँ पर एक्स और वाई क्या रहेगा, डिस्टेंस और टाइम। मतलब एक्स जो रहेगा वो टाइम रहेगा और वाई जो रहेगा हमारे पास में वो डिस्टेंस रहेगा। तो हैविंग 2 वेरिएबल्स, हमारे फिजिक्स के केस में यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं। एक तो है डिस्टेंस, जिसको मैं डी से लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग एस से लिखते हैं। तो एक है हमारे पास में डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और दूसरा ग्राफ है हमारे पास में वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आपको ये सब नोट करते चलना है, ठीक है, मेन पार्ट जो है। To describe the motion of objects, we use line graphs as linear equation in 2 variables, show dependence on one another। तो हमने देखा था कि x का वैल्यू डालने पर y का कुछ वैल्यू आ रहा था। सिमिलरली अगर y का वैल्यू कुछ डालेंगे तो x का भी कुछ वैल्यू आता, और उसको हम प्लॉट कर सकते थे। तो x और y एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। बिना x के वैल्यू के डाले y नहीं निकल सकता है, बिना y के वैल्यू डाले x नहीं निकल सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स एंड इक्वेशंस। सो as shown in previous example, linear equation in 2 variable depend upon each other, so does physical quantities। बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिख दिया मैंने।
As shown in previous example, linear equation in two variables depend upon each other. So does the physical quantities. Sorry. जैसे x और y एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे वैल्यू देने के लिए, वैसे ही x और y की जगह फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं वैल्यूज देने के लिए। हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोल रहे हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, इन सब के बारे में फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास है, मान के चलो कि v = u + at वाला कोई इक्वेशन हो गया, तो आप उसके हिसाब से आप कुछ वैल्यू पुट करोगे डिस्टेंस का, सॉरी v = u + at में तो डिस्टेंस नहीं है, अगर आप देखोगे तो v² = u² + 2as, इस इक्वेशन में जैसे कि आप पुट करोगे कुछ वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो आपको उस हिसाब से एक्सेलरेशन मिल सकता है या वेलोसिटी मिल सकता है, सॉरी। तो इस हिसाब से हम इसमें रिलेशन डिराइव करेंगे, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि रिश्ता क्या है डिस्टेंस और टाइम में, ये इक्वेशन से ही पता चलता है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x और y में पता चल रहा था, हमारे पास में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम जा कर के डिस्कस करेंगे। तो ये मेन कहता हमारे पास ये है कि जैसे x और y एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, वैसे ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ भी एक दूसरे के ऊपर होती है, और इन ग्राफ से हमें यही बात पता चलता है कि उनका बिहेवियर क्या है। तो आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब जा कर के तो लेक्चर शुरू हो रहा है असली में, उतना तो मैंने समझाया ताकि आगे जा कर के कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए। है सर कितना बोलते हो, कम बोला करो थोड़ा, बच्चे की जान लेने पे तुले हुए हो, बोले जा रहे हो, बच्चे लिखते जा रहे हैं। चलो इधर देखो 7.4.1 डिस्टेंस, जिसको मैं डी लिखूंगा, वर्सेस का मतलब उससे भिड़ंत, टाइम ग्राफ, जिसको मैं एस लिखूंगा क्योंकि टाइम सेकंड में, अरे टी भी लिख देते हैं इसको। चलो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स को हम लोग कैसे यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हमारे पास है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम। यहां से यहां जैसे जैसे हम जाएंगे एक्स एक्सिस में, टाइम हमारे लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा, यस। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे जैसे ओरिजिन से हम लोग मूव करते जाएंगे एक्स एक्सिस में उस तरफ में, तो हमारे पास में टाइम जो है, मैंने खुद को काला कर लिया यार, टाइम जो है हमारे पास में वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे जैसे वाई एक्सिस में ऊपर बढ़ते जाएंगे, डिस्टेंस भी हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, यहाँ पर हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बटे टाइम होता है। अगर हम यहाँ पर टाइम को इस तरफ में अगर हम भेज देते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये आगे जा कर के हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बन जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये वाला चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम वेराई करता है और हम लोग उसके प्लॉट को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है
कि जो प्लॉट बनाया हुआ है उसका अगर कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, एक टाइम का कोऑर्डिनेट और एक डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब वही पॉइंट जो पिछले बार में मैंने दिखाया था ना 3x + y = 0 वाले इक्वेशन में, कि x का वैल्यू मैंने डाला 0 और y का वैल्यू आया 0, फिर मैंने x का वैल्यू डाला 1 तो y का वैल्यू आया -3। तो ये जो 0 0 1 3 1 -3 2 -6 ये जो आ रहा था ना वैल्यू, उन्हीं को कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जगह, पोजीशन। तो हम यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने में जहाँ जहाँ बिंदु डालते हैं उस बिंदु पर उस ग्राफ पे क्या वैल्यू टाइम का है और क्या वैल्यू डिस्टेंस का है हमें पता चल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके स्पीड बता सकते हैं कि स्पीड कितना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल हम लोग ऐसे इसको बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में है 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, मान के चलो कि डिस्टेंस है 10 मीटर, मीटर में ही ले लो, और टाइम को हम लोग ले लेते हैं सेकंड में। डिस्टेंस है हमारे पास है मीटर में और टाइम है हमारे पास में सेकंड में। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। फिर हमारे पास में 10 मीटर, 20 मीटर, थोड़ा सा पास हो गया, 10 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर आ गया 30 मीटर, फिर आ गया हमारे पास में 40 मीटर। 40 मीटर मैंने बोल रहा हूँ, नीचे वाला सेकंड है, सॉरी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड एंड 40 सेकंड। ये हो गया हमारे पास में टाइम जो कि सेकंड्स में है। ग्राफ हम जैसे ही प्लॉट करते हैं तो हर एक कोऑर्डिनेट को हम लोग, एक यूनिट कोऑर्डिनेट को हम लोग दूसरे से मिलाते हैं। यहाँ पर 10 जो है उसको मिलाएंगे टाइम वाले 10 से, डिस्टेंस वाला जो 10 मीटर है उसको टाइम वाले 10 मीटर से मिलाते हैं, तो हमें यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। फिर 20 जो है हमारे पास में यहाँ पर, इसको हम लोग मिलाते हैं 20 वाले टाइम के कोऑर्डिनेट से। टाइम का कोऑर्डिनेट, समझदार को इशारा काफ़ी है। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप उसको बताओगे कि मैं पटेल चौक पे रहता हूँ। पटेल चौक भी अगर मतलब पटना में रहता हूँ। किसी से पूछ दो कि तुम्हारा टाइम में क्या लोकेशन है, तुम टाइम में कहाँ रहते हो यही है वो टाइम कोऑर्डिनेट। तो 30 से हमने 30 वाले टाइम कोऑर्डिनेट को मिला दिया और फिर हमने 40 को यहाँ पर हमने मिला दिया 40 के टाइम कोऑर्डिनेट से। तुम देख सकते हो कि जैसे ही 10 सेकंड हुआ है स्पीड 0 से, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, यहीं से ना शुरू होगा सारा खेला तो ओरिजिन से शुरू होगा। हमारे पास में जैसे ही 0 से 10 सेकंड हुआ है, 10 सेकंड बीते हैं, उस 10 सेकंड में डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट का 10 मीटर बढ़ गया। ठीक है, फिर अगले 10 सेकंड चला तो फिर 10 मीटर बढ़ गया, अगले 10 सेकंड चला फिर 10 मीटर बढ़ गया, अगले 10 सेकंड चला तो फिर 10 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेस आर बीइंग कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यही एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का, कि पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये लाइन जो है इस क्वाड्रेंट को, ये लाइन जो है इस पूरे के पूरे स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, ये जो लाइन है एकदम बीच में से जो जाती है, मतलब कि यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो इस लाइन की दूरी है ये, और इस लाइन से दूरी, टाइम की लाइन से दूरी जो है और डिस्टेंस की लाइन से जो दूरी है एक्सिस से, वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, ये हमारे पास में जो प्लॉट है। तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि D वर्सेस T ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग with uniform speed
ये जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये एक ऑब्जेक्ट का है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। मोशन स्पीड का मतलब समझ लो मोशन, मोशन जो है उसका यूनिफॉर्म है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी लिख दिया, मैं ग्राफ मिटा रहा हूँ, आई होप कि नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट करते रहो भाई। कभी ऐसा देखा है कि खाली बैठ के खाने को देखो और पेट भर जाए? ऐसा तो नहीं होता है, उल्टा लार ही चूने लगता है। इसीलिए कभी बैठ करके देखना नहीं चाहिए। हाथ से खाना खाते हो वैसे ही लिखना भी चाहिए। पिछली बार हमने लिखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास में डिस्टेंस जो है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ था, डिस्टेंस जो है और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। समझो इस बात को, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का टाइम भी बढ़ेगा उतना डिस्टेंस कवर करने में। अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा तय करोगे, दूरी ज़्यादा तय करोगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा। सिंपल है, आप समझ सकते हो। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, जो हमारे पास में है, हमने पढ़ा है क्लास 8 के मैथ्स में डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, ये वही है। तो डिस्टेंस जो है वो आपका आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ये आपका हो गया इसका डेरिवेशन। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर यही आपका बन जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ग्राफ में आप जैसे देखोगे कि ग्राफ में आप जैसे इस ग्राफ में जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था, आपका टाइम भी बढ़ते जा रहा था, और उसी के हिसाब से आपने ग्राफ भी प्लॉट किया था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने एक चीज़ देख ली, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। उससे पहले आप समझो कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको स्पीड देगा। लेकिन अगर आप उस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लो, इसी फॉर्मूले में, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले में, तो आपका जो डिस्टेंस है अगर आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करोगे तो ये स्पीड आपका वेलोसिटी बन जाएगा। हमें मालूम है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको बस हमें डिस्प्लेसमेंट बदलना है, ये अपने आप हमारे पास में वेलोसिटी में बदल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वेलोसिटी हमारे पास में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में नापते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा देंगे। मतलब कि पोजीशन को हम लोग लिखते हैं एक्स से, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम में भी हम थोड़ा सा अगर बदलाव कर दें कि एक इंटरवल में हम फाइनल और इनिशियल देख रहे हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन जो है मान लो कि 2 सेकंड पे है और उसका फाइनल पोजीशन मान लो कि 5 सेकंड पे है, तो ये तो 2 टाइम हुआ ना। टोटल टाइम टेकन तुम कैसे निकालोगे? उसके लिए तुमको टाइम भी जो है वो भी तुमको इंटरवल में ही लेना पड़ेगा। जैसे कि ये एक इंटरवल ले रहे हो, ये एक समय ले रहे हो, दोनों के बीच में माइनस का, तो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल में जो डिफरेंस आता है वही हम लोग यहाँ नीचे भी लिखते हैं कि टी फाइनल माइनस
टी इनिशियल, यही आपका जो है वो टाइम टेकन है। ठीक है, आपने चलना शुरू किया 0 सेकेंड से, तो यहाँ पे आपका टाइम 0 सेकेंड दिखाएगा। आप पहुँच गए फाइनल 10 किलोमीटर पे, आपका टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड दिखाया। आया समझ में कि आप जैसे यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आपका टी इनिशियल तो 0 रहेगा अगर शुरू कर रहे हो, लेकिन आप ऑलरेडी चल रहे हो, आपके पास में ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो आपका पोजीशन मान के चलो कि क्या कहते हैं कुछ है, तो आपका टाइम यहाँ पे कुछ होगा, और आपका पोजीशन फाइनल वाला उससे घट जाता है या फिर बढ़ जाता है तो टाइम आपका भी उसके बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे करके इसको समझ सकते हो। ये जो चीज़ हमारे पास में आई है ये हम देखेंगे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, क्योंकि ये उसका चीज़ है। लेकिन मैंने यहाँ पर तुमको बता दिया कि डी वर्सेस टी ग्राफ में आपको स्पीड मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर नोट करोगे ग्राफ में आप देख सकते थे, जैसे कि हमने जो डॉट मार्क किए थे उसके वैल्यू पे जो हम देखेंगे तो हमें डिस्टेंस और टाइम पता चल जाएगा, उस इंस्टेंट पे फिर हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं तुम्हें बढ़िया से इसको समझा देता हूँ। मैं ये सब मिटा देता हूँ पहले। यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देख लिया, अब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अरे धीरज रखिए बबुआ, ऐसे अचानक अचानक में थोड़े हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को बनाने में, पेस बनाने में। लेकिन सर आप तो ठान के आए हो कि अपने तो अंगूर खा रहे हो, हमें सता रहे हो। अंगूर खट्टे हैं इसलिए नज़र ना लगाइए। देखिए इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास में ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे रहेगा, लेकिन डिस्टेंसेस जो होंगे वो अनइक्वल कवर होंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ये आपका सेकेंड है टाइम। इस एग्जांपल से सारा चीज़ बताया वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप प्लॉट कर लो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में आपका मान लो कि डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर, फिर आपका डिस्टेंस कवर होता है 15 मीटर, फिर आपका डिस्टेंस कवर होता है 20 मीटर, फिर आपका डिस्टेंस जो है वो कवर होता है 22 मीटर। अब देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो अनइक्वल इंटरवल में हो रहा है, वो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 5 से 15 5 का इंटरवल है, 5 से 15 10 का इंटरवल है, 15 से 25 का इंटरवल है, 20 से 22 2 का इंटरवल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये पूरा का पूरा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, विच मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिस्टेंसेस यहाँ पे आप इक्वल ले लो, इक्वल डिस्टेंस ही चलेगा वो हर बार। ठीक है, हर यूनिट में, हर एक यूनिट में 0 से 5 में और इतना से इतना में वो बराबर डिस्टेंस चलेगा। तो आप ऐसा भी ले लो कि 5 से 10 चला, 10 से 15 चला, 15 से 20 चला, 20 से 25 चला। आप टाइम में परिवर्तन कर दो, आप टाइम चेंज कर दो यहाँ पर, तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। तो आप इसके जगह ये कर दो कि पहले सेकेंड फर्स्ट 1, पहला सेकेंड फर्स्ट और 1 तीनों तो एक ही चीज़ है। सर क्या बोल रहे हो, पगला गए हो क्या पढ़ाते पढ़ाते? नहीं, 1 है यहाँ पर, फिर आप 4 ले लो, फिर आप 7 ले लो, फिर आप 9 ले लो, आपका हो गया। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर भी आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल था। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी बना लेते हैं।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाया, तो 5 10 से मिलाया, 15 20 से मिलाया, 20 को 30 से मिलाया, 22 को 40 से मिलाया। ठीक है, देखने में आपको ये जो ग्राफ है वो लीनियर लगेगा, क्योंकि मैंने ग्राफ पे इसको बनाया नहीं है। आप ग्राफ पेपर लेना और ग्राफ पेपर पे इसको बना करके देखना, आपका ये आएगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसा जानबूझ के बनाया, मैं इसको काम करता हूँ, बढ़िया से बनाता हूँ, स्केल पे बनाता हूँ मैं पूरा प्रॉपर इसको। बस मैं इसको काम ये मिटा दूँ। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 10 15 20, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं लो, 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ले लो 21। तो पहला तो 5 मीटर कवर किया 10 सेकंड में, फिर 7 मीटर कवर किया 20 सेकंड में, फिर 15 मीटर कवर किया 30 सेकंड में, और फिर 21 मीटर कवर किया 40 सेकंड में। इसका ग्राफ प्लॉट करके देखो, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। देखने में उतना अंतर तुमको लगेगा नहीं, लेकिन ये जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आ चुका है। मतलब कि यहाँ पर हमने जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लिया है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनेगा, ये जो लाइन चार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लाइन बनेगा ये हमारा दोनों हिस्सों को बराबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो आप इसको मैं दिखा सकता हूँ तुमको, जैसे कि एनसीईआरटी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि अगर तुम कुछ ऐसा करते हो प्लॉट ग्राफ, तो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा बनेगा, तिरछा बनेगा, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर बना है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर में देख लेते हैं कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे। मेन सवाल कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा स्पीड निकालने का जो तरीका होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको यहाँ पे 10 सेकंड पे पता है, जैसे कि ये ए है, इसको नाम दे देते हैं हमने ए, बी, सी और डी। कोई आपसे पूछे कि स्पीड बताइए ए पे, कि ए पे कितनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की, आपको पता है कि ए पे टाइम कितना है, आप एकदम परपेंडिकुलर नीचे मुड़ जाओ। परपेंडिकुलर नीचे मतलब कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मुड़ जाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना कहते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 सेकंड है, तो टाइम तो आपका हो गया 10 सेकंड, डिस्टेंस बटे टाइम में ये 10 सेकंड हो गया। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो 5 हो गया, तो स्पीड आ गया आपका 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड देखना, अगर हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये स्पीड जो है वो 0.5 ही आना चाहिए, बी, सी और डी के लिए भी, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। बी का स्पीड निकालने के लिए हमको बोले तो यहाँ पे ले लेते हैं 20, फिर यहाँ पे ऊपर में ले लेते हैं 10, और सॉरी 10 नहीं है 7 है ना, ओह गलती ले लिया मैंने, 20 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, तो कटेगा ही नहीं। अब 7/20 अगर हम वैल्यू ज़बरदस्ती निकालना चाहते हैं तो 0, और हाँ 0 तो 3 बार में आ जाएगा 60, 10, 0 तो 5 बार में 0.35 हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, चेंज हो गई, 0.35 हो गई। अब ये 1 सेकंड में 0.35 मीटर कवर करेगा, उसके पहले वाले केस में 1 सेकंड में 0.5 मीटर कवर कर रहा था। तीसरे केस में देखो 15/30 कि सी पे टाइम क्या है 30 और सी पे डिस्टेंस क्या है तो 15 मीटर।
ये जो है वो आपका आ गया 1/2, मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। फिर से इसने आधा मीटर चलना चालू कर दिया। डी की बात करते हैं तो हमारे पास में आया है 21/40। डी पे टाइम कितना है 40 और डी पे डिस्टेंस कितना है 21 डिवाइड कर लो 40 से ज़बरदस्ती करके, तो 5 to 100 010 फिर 0 लगा लो तो यह है 0.52 आ गया। 0.52 मीटर पर सेकेंड। अब ये आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगा। तो इसका देख रहे हो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, बार बार बदल रहा है। कभी 0.5 हुआ, कभी 0.35 हुआ, कभी 0.5 फिर से हो गया, फिर कभी 0.52 हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हम ग्राफ से इसको कर रहे हैं, हम लुचुर पुचुर कुछ नहीं कर रहे हैं, ग्राफ से हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्राफ रीड करना मैंने सिखा दिया कि आप ग्राफ रीड करके स्पीड कैसे निकालोगे। उसने बोल दिया, क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट बी, तो आप फटाफट से निकाल दोगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी मैंने डिस्कस कर ही दिया है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर टेबल 7.2 दिया हुआ है मेरे ख्याल से। टेबल 7.2 तो इस बुक में है ही नहीं। तो टेबल 7.2 जैसा कि आप देख सकते हो कि प्लॉटिंग जो ग्राफ है आप कर सकते हो यहाँ पर, और ये एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ निकलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको खुद प्लॉट करो। ठीक है, इसको आप खुद प्लॉट करो और चेक करो कि इसका जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है या फिर यूनिफॉर्म है। कैसे चेक करना होगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? हमें पता है कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें स्पीड देता है। तो हम वैल्यू जो है उस पोजीशन पे ए बी सी या डी जो भी पोजीशन हमारे पास में आएगा उसको वैल्यू रख करके हम लोग निकाल सकते हैं उस इंस्टेंट पे स्पीड, और हम लोग बता सकते हैं कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या फिर नहीं है। आइए, हमारे पास में यही जो एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा ग्राफ को और बड़ा बना देता हूँ, मुझे लग रहा है कि छोटा बना हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे डिस्टेंस निकाला है वैसे ही हम अब यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। जी हाँ, सेम ग्राफ से। ठीक है, देखते जाओ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी मैं डिस्कस करूँगा और यूनिफॉर्म मोशन का भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन का ही डिस्कस करता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। आपने तो देख ही लिया कि स्पीड कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में ये ग्राफ है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी डिस्टेंस, टाइम सेकंड्स में, डिस्टेंस हमारा मीटर में ही रहेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं ले लेता हूँ, ओह सॉरी हिल गया। इसको मैं ले लेता हूँ 10 20 30 40। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मैं स्टार बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर जब हम मिलाना शुरू करेंगे पहले कोऑर्डिनेट को पहले कोऑर्डिनेट से, टाइम के और डिस्टेंस के, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा ए, फिर 20 को 2 से मिलाएंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा बी, फिर 30 को 3 से मिलाएंगे तो पॉइंट मिलेगा सी,
फिर 30 को 40 को 4 से मिलाएंगे तो पॉइंट मिलेगा डी। फिर इन सबको हम मिला देते हैं। ये हमारे पास हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से शुरू होता है, पोजीशन उसका 0 था, फिर वो बढ़ते जाता है। जैसे ही 1 सेकंड होता है तो वो 10 मीटर कवर करता है, 2 सेकंड होता है तो 20 मीटर कवर करता है, 3 सेकंड होता है तो 30 मीटर कवर करता है, 4 सेकंड होता है तो 40 मीटर कवर करता है। ठीक है। वेलोसिटी निकालने से पहले मैं स्पीड भी निकाल के तुम लोग को दिखा देता हूँ। ए पे स्पीड क्या होगी, बाकी तुम लोग खुद निकालोगे और नीचे निकाल करके कमेंट करोगे। टाइम हमारे पास में है 1, डिस्टेंस है हमारे पास में 10, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। बी का मैं निकाले देता हूँ 2/20, ये भी हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। ईजी है। सी पे भी बता सकते हो और डी पे भी बता सकते हो कि स्पीड कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज़रा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो क्या बिहेवियर यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है। तो वेलोसिटी को हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको देखा जाए तो उसको लिख लेते हैं xf माइनस xi डिवाइडेड बाई tf माइनस ti। x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम हम देख लेंगे। अगर हमको कोई बोलेगा कि फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन B एंड C ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, आओ देखो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जस्ट जो आगे वाला पॉइंट है C उसको ले लेते हैं, कि फाइनल पोजीशन क्या होने वाला है B और C के बीच में 30 फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन जो है वो 20 होने वाला है। ठीक है। और टाइम हमारे पास में जो है 20 बोल रहे, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया है, भगवान माफ़ करना। बी है हमारे पास में इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम हमारे पास में जो है वो 3 सेकंड है जो कि सी पे आता है, और इनिशियल जो है हमारे पास में टाइम वो आता है 2, वो आता है बी पे। तो एक्स सी पे फाइनल पोजीशन का वैल्यू क्या है 30, और एक्स बी पे वैल्यू क्या है 20, तो 30 माइनस 20 बाई 3 माइनस 2। ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का दोनों सेम है यहाँ पर। ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड आया क्योंकि इस इंटरवल में पूरा का पूरा टाइम यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कहीं भी चेंज होगा, कहीं भी चेंज होगा नहीं बीच में, तो इसीलिए हमारे पास में वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में है। अगर हमसे कोई पूछे कि आप बता दो वेलोसिटी, ये BC है यहाँ पर B और C के बीच में, वेलोसिटी पूछे AB के बीच में, वो भी हमारे पास में क्या होगा 20 माइनस 10 बाई 2 माइनस 1, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी AB के बीच में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है यार, वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं और स्पीड चेंज होगा ही नहीं तो मोशन यूनिफॉर्म रहता कैसे। ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। आगे जब हम लोग आएंगे तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले तो सर आपने सारा का सारा एनर्जी निकाल दिया जो आपने। कोई नहीं, डटे रहो मैदान में। अरे मैदान से भागने वाले तो बहुत होते हैं, टिकने वाले ही असली वीर होते हैं। हलवा है कोनो, रोड पे चलते चलते खा लोगे, तो दिमाग चाहिए ये सब पढ़ने के लिए। हाँ, तो टाइम जो है हमारे पास में वही ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 2 3 4। डिस्टेंस भी वही लेते हैं 10 20
30, 40। लेकिन इस बार हमारे पास में जो डिस्टेंसेस कवर हुए हैं एक ऑब्जेक्टर के द्वारा कुछ इस तरीके से प्लॉट किए हुए हैं। पहले तो सेकंड में उसने 11 कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 20 कवर किया, ठीक है। पहले सेकंड में 11 कवर किया, फिर उसने 25 कवर किया तीसरे सेकंड में, फिर उसमें 30 कवर किया चौथे सेकंड में, 30 मीटर कवर किया चौथे सेकंड में, ठीक है। शुरू से शुरू करता हूँ। एक पहले सेकंड में उसने 11 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 20 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में 25 मीटर कवर किया और चौथे सेकंड में 30 मीटर कवर किया। तो अब हम इनको मिला देते हैं, इन लाइंस को, जो ये डॉट्स हैं इनको हम लोग मिला देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो टेढ़ा बना है, और टेढ़ा वो इसीलिए बना है क्योंकि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। जैसे जैसा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में परिवर्तन होगा वैसे यहाँ पर भी परिवर्तन होगा। नाउ आवर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब हम इसका स्पीड नहीं वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। स्पीड भी कर सकते हैं। तो स्पीड हम जानते हैं, पिछले केस में हमने तो देख लिया था कि स्पीड चारों का चारों निकाल करके ABCD नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो अब हम लोग वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं। कोई हमें बोले वेलोसिटी ए पे बताइए, ठीक है। तो टी ए से लेकर के बी तक का बीच में बताइए। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है। ए से बीच में वेलोसिटी कितनी है ये बताइए। तो टी बी माइनस टी ए, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। तो फाइनल पोजीशन है हमारा बी माइनस इनिशियल पोजीशन है हमारा ए। फाइनल टाइम हमारा है बी पे और इनिशियल टाइम हमारा है ए पे। बी पे वैल्यू कितना है तो 20, ए का वैल्यू कितना है हमारे पास में 11, बी कितना है 2, ए है 1। तो 20 माइनस 11 हमारे पास में हो जाएगा 9 और ये तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास में आता है 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ए बी का, ठीक है। v ऑफ BC देखते हैं कि 9 मीटर पर सेकंड आता है कि नहीं आता है, फिर स्पीड बदल जाता है। 25 माइनस 20, क्योंकि फाइनल पोजीशन हमारा 25, इनिशियल पोजीशन हमारा 20, फाइनल टाइम 3, इनिशियल टाइम 2, ये आया 5 मीटर पर सेकंड। हमारा वेलोसिटी तो बदल गया, मतलब कि हमारा मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। आया समझ में? इस इंटरवल के बीच में 5 मीटर पर सेकंड जो है हमारा वेलोसिटी रहा है। तो ऐसे मैं होमवर्क में दे रहा हूँ VCD और V यहाँ 0 मान लो, O से A तक का निकाल के बताओगे। यही होमवर्क है आज का। होमवर्क यही है कि वेलोसिटी C से D के बीच में क्या रहेगा और वेलोसिटी O से A के बीच में क्या रहेगा, वो तुम्हें मुझे निकाल करके कमेंट सेक्शन में बता देना है, फिर मैसेज कर देना है, ठीक है। तो जब हम कल की वीडियो में आएंगे तब हम कवर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और फिर उस टॉपिक को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि समझ में तो आ ही गया होगा और वीडियो में मज़ा आया होगा, तो भाई लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।